स्टॉक एक्सरे, पहले हमने बात की थी HAL पर, उसके बाद की हमने GMR एयरपोर्ट्स पर, और फ्राइडे को बात की हमने रिलायंस पर। आज हम बात करेंगे हुडको पर। हुडको में अगर हम देखें तो इस पे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, बहुत सारे निवेशक फंसे हुए हैं, क्योंकि इस काउंटर के रिटर्न भी कुछ इसी तरह के थे। एक साल पहले ये शेयर 75 रुपये का था, 353 तक गया। तो अब कोई क्यों नहीं देखेगा, क्यों नहीं सोचेगा कि इसमें इन्वेस्ट करें। भागते हुए घोड़े पर कौन सवारी नहीं करता है, हर कोई करना चाहता है। बहुत लोगों ने किया, पैसा भी बनाया, लेकिन बहुत सारे लोग फंस भी गए। थोड़ा सा जब यू टर्न हुआ 353 से अब ये 275 की रेंज पर आ गया, अपने उच्चतम स्तर से करीब करीब 20% ये नीचे आ चुका है। तो ये जो 20% की रेंज है ये बड़ी क्रूशल हो जाती है। लोगों को डर भी लगता है, क्योंकि हम अपने शेयर के ऑल टाइम हाईज के पास फंस गए होते हैं, और जब हम एक्सपर्ट से सवाल पूछते हैं तो मिक्स ओपिनियन भी मिलती हैं कई बार, तो और कन्फ्यूज़न थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए थोड़ा सा फंडामेंटल या कंपनी के बारे में जानना थोड़ा सा आवश्यक हो जाता है, कि आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है वो क्या है, कंपनी क्या कर रही है, क्यों गिर रहा है शेयर, कहाँ तक, क्या इसके पॉजिटिव है, क्या इसके नेगेटिव्स हैं। तो अगर हम देखें तो सरकारी शेयरों में कुछ मुनाफा वसूली तो चल ही रही है। ये केवल हुडको के लिए ही प्रॉब्लम नहीं है, ये सारी ही जितनी भी सरकारी कंपनीज हैं सभी में ये मुनाफा वसूली का दौर जुलाई के एंड में शुरू हुआ, और वहाँ से सेंटीमेंट थोड़ा सा ख़राब हुआ। साथ ही अगर देखें तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में इस कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो थोड़ी सी ऑन द हायर साइड है। अगर हम पी मल्टीपल के आधार पर देखें, वैसे तो ये प्राइस टू बुक वैल्यू के आधार पर देखी जाती हैं, लेकिन पी मल्टीपल भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। उसके लिहाज से ये कंपनी का पी मल्टीपल करीब 25 का चल रहा है। अब 25 के पी मल्टीपल पर तीन कंपनियां हैं जो चल रही हैं इस सेगमेंट की, वो है आवास फिन, एप्टस वैल्यू और आधार हाउसिंग। इन तीन के ही पी मल्टीपल हैं जो कि 20 से 25 की रेंज पर चल रहे हैं। अब आपको सस्ती कंपनियां पी मल्टीपल के आधार पर कौन सी मिल रही हैं? LIC हाउसिंग 7.8 के पी मल्टीपल पर मिल रहा है। कैनफिन होम, PNB हाउसिंग, इनके पी मल्टीपल 16 के करीब चल रहे हैं। अब जो बड़े नाम हैं वो तो सस्ते मिल रहे हैं, और जो थोड़े से मिड कैप कैटेगरी के नाम हैं वो ज़्यादा वैल्यूएशन पर चल रहे हैं। चलिए इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ और थी कि Q1 के नतीजे अच्छे तो रहे, कंपनी में ग्रोथ भी दिखी, NII ग्रोथ 11% रही, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इनके जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन थे वो 24 बेसिस पॉइंट गिर गए, यानी कि 3.24% से गिरकर 3% पर आ गए नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जिसकी वजह से हमने देखा कि रिजल्ट का जो सपोर्ट मिलता है अक्सर शेयर को, जब इतनी अच्छी रैली होती है तो उसको रिजल्ट्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आते रहे तो सपोर्ट मिलता रहता है। लेकिन वो जब नहीं मिलता है तो थोड़ा सा शेयर पर प्रेशर आता है, और वो हुआ भी इस काउंटर के साथ। अब कंपनी के थोड़े से फंडामेंटल भी जांच लेते हैं कि कंपनी के क्या फंडामेंटल हैं। देखिए, बैंकिंग फाइनेंस से जुड़ी कंपनी है तो इसके जो फाइनेंशियल ही देखे जाएंगे। एसेट अंडर मैनेजमेंट कंपनी की 1 लाख करोड़ से ज़्यादा है, तो बड़ा एक चंक साइज़ ये कंपनी मेंटेन करती है। काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो है इनका, लोन वोन काफ़ी देती है। प्रोविजनिंग कवरेज रेशो, PCR बोलते हैं इसको, 86.6% है। जिस कंपनी का भी PCR 70% से ज़्यादा होता है उसको अच्छा ही माना जाता है। इसका 86.6% है, तो एक बेहतर स्टेज में कंपनी है। यानी कि अगर लोन जो लिया हुआ है लोगों ने वो डूब रहा है तो उसके अगेंस्ट में कुछ एक प्रोविजनिंग इन्होंने अच्छी स्ट्रॉन्ग रखी हुई है। अब लोन कितने डूब रहे हैं? 2.42%, यानी कि GNPA, ग्रॉस NPA इनके 2.42% है, और नेट NPA इनके 0.33% है, जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के लिहाज से अच्छे हैं और डिक्लाइन भी हो रहे हैं। यील्ड, लोन देते हैं तो इस पर इनको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 9.06% इनको यील्ड आ रही है। अब उसी लोन को देने के लिए ये कितना परसेंट इंटरेस्ट खर्च कर रहे हैं, तो वो है 7.36%। तो कॉस्ट ऑफ फंड्स इनकी 7.36% है। अब इनके लिए पॉजिटिव संकेत क्या है? पॉजिटिव संकेत ये हैं कि निर्मल बैंक की हम रिपोर्ट देख रहे थे तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया हुआ है कि Q3 से नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स की रिकवरी संभव है। अब Q1 Q1 के रिजल्ट्स आ चुके जिसमें 3% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन था। Q2 भी थोड़ा हो सकता है कि सुस्त रहे। अब Q2 भी ख़त्म ही होने जा रहा है, सितंबर एंड में Q2 ख़त्म हो जाएगा, रिजल्ट अक्टूबर नवंबर में आ जाएंगे। लेकिन Q3 से रिकवरी, यानी कि अक्टूबर से दिसंबर और दिसंबर के बाद जो जनवरी मार्च क्वार्टर होगा वहाँ पर नेट इंटरेस्ट मार्जिन की रिकवरी होगी, विच इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर ऑल द बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। AUM में तेज ग्रोथ चल रही है कंपनी के और जारी भी रहेगी।
जो हमने 1,03,000 करोड़ का जो AUM देखा था वो और बढ़ता हुआ दिखाई देगा FY25 में, यानी कि मार्च 2025 जब ये खत्म होगा ये फाइनेंशियल ईयर, उस समय AUM इनका हो सकता है कि 1150 से 1200 करोड़ की रेंज पर पहुंच जाए। NPAs निर्मल बांग कहते हैं कि और गिरेंगे अभी, तो NPAs का गिरना किसी भी बैंकिंग और फाइनेंशियल कंपनीज के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव होता है। यानी कि आप जो पैसे दे रहे हैं NPA मतलब कि यानी कि जो लोग पैसे नहीं चुका रहे हैं इंटेंशनली, उनकी संख्या कम हो जाएगी। तो ये एक अच्छी बात है कि आपके पैसे ज़्यादा से ज़्यादा रिकवर हो रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ जो कि इस कंपनी के साथ और जुड़ेगी। अब निर्मल बैंक ने तो कहा है कि टारगेट इसमें 375 रुपये का रख सकते हैं, तो यहाँ से अब 275 का ये शेयर आ रखा है और 100 रुपये ऊपर का उनका टारगेट चल रहा है। तो ये तो निर्मल बैंक जी की बात हो गई। अब लेकिन टेक्निकली और डेटा के आधार पर हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं। पहले शरद सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। सर, हुडको सर, सबसे ज़्यादा सवाल लगभग इस शेयर पर हम देखते हैं ऑन ए डेली बेसिस, क्या लगता है सर आपको? जी देखिए, अगर आप कंपनी का मार्केट कैप ही देखें, किस मार्च 23 में लगभग 8,600 करोड़ रुपए का मार्केट कैप था, जो अगस्त आते आते 58,000 करोड़ का मार्केट कैप है। जो आपने देखिए बड़ी भाटी उसको डिस्क्राइब कर दिया कि सर समस्या कहाँ पर है। दूसरी चीज, जहां ये मैं काफी समय से विवेक जी डिस्कस कर रहा हूँ, लिक्विडिटी का हमेशा रोटेशनल फ्लो होता है। मई के लास्ट में जैसे ही यूएस में ये चीज डिस्काउंट होने लगी थी कि अब इन्फ्लेशनरी प्रेशर नहीं है और थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं, और 90% मार्केट पार्टिसिपेंट ने यूएस में डिसाइड कर लिया था कि साहब आने वाले फाइनेंशियल ईयर में इंटरेस्ट रेट 375 से 400 बेसिस पॉइंट के आसपास होने जा रहे हैं, और डिफरेंट सेक्टर्स में स्पेंडिंग हो रही थी, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग शुरू हो गई थी। तो आईटी में एक पुल बैक मिला। मुझे याद पड़ता है मैंने ही आपसे लास्ट टाइम कई सारे आईटी के स्टॉक्स डिस्कस किए थे लास्ट डिस्कशन में, HCL टेक जी महिंद्रा, LTI माइंडट्री, ये सब डिस्कशंस हुए थे। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, लिक्विडिटी फ्लो है। आप देखिए जो सेक्टर, जो पीएसयूज काफी चल गए थे क्योंकि कहीं और पैसा डालने को जगह ही नहीं थी, तो पीएसयूज ओवरबॉट हो गए थे। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि परफॉर्मेंस अच्छा रहा है कंपनी का, परफॉर्मेंस में कहीं कोई कमी नहीं अगर आप देखें इस कंपनी में भी देखी जा सकती है, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है वैल्यूएशंस काफी महंगे हैं। अब आप अगर आप आज देखिए चार्टिकली बिल्कुल साफ साफ वो चीज आपको देखने को मिल रही है। अगर अभी भी देखें तो एक डिसेंट ब्रेकडाउन इसके अंदर स्टॉक में हमें देखने को मिला है। 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। मोर और लेस आप देखिए तो सारे पीएसयूज जितने भी अच्छे चले थे सब अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट ले रहे हैं। इसका भी जो जोन है वो करीब 270 का जोन है सपोर्ट का। मुझे लगता है साहब यही वो जोन है मेक और ब्रेक। अगर यहाँ सस्टेन हुआ तो ठीक, नहीं तो ये थोड़ा सा और गिरावट आपको दिखा सकता है। तो ये सब चलेंगे तभी जब बाजार में दूसरी जगह एफएमसीजी और आईटी वगैरह में वैल्यूएशंस महंगे हो जाएंगे, या जी कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो चलेंगे बिल्कुल। जैसे रेलवेज में सिलेक्टिव स्टॉक्स चल सकते हैं, डिफेंस में सिलेक्टिव स्टॉक्स चल सकते हैं। आरईसीपीएफसी वैसे भी 9 और 11 के पी पर ट्रेड करने वाले स्टॉक है, वो तो सर चल ही रहे हैं। तो बहुत सारे स्टॉक पीएसयू में ऐसे लगातार चलेंगे, बट मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। ध्यान दें निवेशक कि अगर 270 कन्विंसिंगली नहीं टूटना चाहिए, वरना 250 तक की ट्रेजेक्टरी इसके अंदर नीचे खुल जाती है। तो 270 पे स्टॉप लॉस ला के जरूर रखें, वीक टू वीक देखें, रोज देखने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल। एक इम्पॉर्टेंट इनके लिए जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए या बैंकिंग के लिए जो इम्पॉर्टेंट डेटा पॉइंट होता है वो होता है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। इसकी जो बुक वैल्यू है जो पिछले फाइनेंशियल ईयर के आधार तक 83 रुपये थी करीब, और जो निर्मल बैंक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले समय में इनकी जो बुक वैल्यू होगी वो 90 और 100 रुपये के आसपास होगी। उसके हिसाब से भी ये जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है वो करीब 3 से 3.5 के बीच में अभी भी चल रहा है। 83 रुपये का अगर मैं बुक वैल्यू देखता हूँ, जबकि आपको जो पीएसयू बैंक्स हैं वो आज भी 1 से 2 की बुक वैल्यू के बीच में मिल जाते हैं। तो बैंकिंग वर्सेस अगर मैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनी देखता हूँ वो भी विद इन द पीएसयू स्पेस देखता हूँ, तो थोड़ी सी हुडको अभी प्राइस टू बुक वैल्यू के आधार पर थोड़ी सी महंगी चल रही है। लेकिन अंशुल जी, बावजूद उसके निर्मल बैंक ने तो उनको बाय रेटिंग दी और 375 का भी टारगेट दिया। सर आपकी रेटिंग क्या होगी? देखिए विवेक जी, मैं कंटिन्यूसली इसको सेल रेकमेंड करते आ रहा हूँ बजट के आसपास से। अभी भी मूविंग एवरेज डाउन साइड में क्रॉसओवर है।
फ्लैग पैटर्न का आज के सेशन में ब्रेकडाउन आ रहा है 277 के नीचे। अगर ये स्टॉक 277 के नीचे क्लोज करता है तो हाई लाइकली है कि इसका डाउनसाइड 204 रुपए तक ओपन अप होता हुआ दिखेगा। तो मैं कंप्लीटली यहाँ से सेल की सलाह दे रहा हूँ, आउटराइट आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। 204 रुपए नीचे आता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, तो बिल्कुल बेबाक व्यू सर ने दिया कि यहाँ से 277 के नीचे अगर ये बंद होता है तो आज की क्लोजिंग बड़ी डिसाइसिव है। शरद सर 270 बोल रहे हैं, हमारे अंशुल जी बोल रहे हैं कि 277, तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप दोनों का एक एवरेज ले लीजिए या दोनों का ही एक डाउनसाइड वाला ले लीजिए कि अगर 270 के नीचे गया तो काउंटर डेफिनेटली ख़राब हो जाएगा ऑन द टेक्निकल पैरामीटर ऑल्सो। और उसके बाद शरद सर बोल रहे हैं 250 तक आएगा और अंशुल जी बोल रहे हैं 204 तक आएगा। तो थोड़ा सा संभल कर चलना अभी भी इस काउंटर पर पड़ेगा। फंडामेंटली जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनके लिए निर्मल बैंक की भी रिपोर्ट सजेस्ट करती है, वो 375 के टारगेट देती है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि हुड को फंडामेंटली अभी थोड़ा सा रिकवर होने में टाइम लेगा, क्योंकि निर्मल बैंक जी ने भी बोला कि उनकी रिपोर्ट में भी कि अगले जो 3 महीने बाद यानी कि Q3 से इसकी नेट इंटरेस्ट मार्जिन की रिकवरी होगी। तो 3 महीने का जो पेन होगा टेक्निकली वो थोड़ा सा झेलना पड़ेगा। और टेक्निकली हमारे दोनों ही एनालिस्ट बता रहे कि थोड़ा सा बिल्कुल मेक और ब्रेक लेवल पर बैठा है, अगर यहाँ से टूटा तो थोड़ा सा खराब हो जाएगा।